नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर लेकर आज के लिए स्वर संधि से संबंधित तीसरी जो मुख्य संधि होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दो संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जो है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली तीसरी मुख्य संधि की चर्चा करेंगे। तीसरी जो मुख्य स्वर संधि है उसका नाम है आपके गुण स्वर संधि। ये संधि भी बिल्कुल पहले दो संधि जो हम पढ़ चुके हैं उसी की तरह बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपकी ये संधि भी आसान आपको लगनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गुण संधि आखिर है क्या और इसके नियमों में क्या क्या सिखाते हैं। तो पहले हमने चर्चा की है इसके नियमों के बारे में, ठीक है। तो पहला नियम इसका देखें। पहला नियम इसका कह रहा है अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात। इट मीन्स इसका मतलब है कि आपके पहले पद का अ या आ में से होना चाहिए और दूसरे पद की शुरुआत आपके ई या ई से होनी चाहिए। तो जब आप देखते हैं कि पहले पद का अ या आ से हो और दूसरे पद की शुरुआत ई या ई से हो तो दोनों के स्थान पर आपको क्या आदेश कर देना है? ए आदेश कर देना है। यह आपका इसका पहला नियम है, ठीक है। फिर दूसरा इसका नियम कह रहा है कि अ या आ के पश्चात, यानी पहले पद का देखो सभी में एक ही जैसे हो रहा है, अ या आ के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत उ या उ से होने पर हमको उसको क्या आदेश कर देना है? वो आदेश कर देना है, वो आदेश हो जाता है। इसका जो तीसरा नियम है वो भी क्या है? पहले पद का अ या आ से और दूसरे पद की शुरुआत री या री से होने पर उसको पर आदेश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा अंतिम नियम है इसका अ या आ के पश्चात ली। ये जो केवल आपके संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ली आने पर उसको अल आदेश हो जाता है। तो ऊपर वाले जो तीन नियम होते हैं वो आपके एज इट इज हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको संस्कृत के मुताबिक बता रहा हूँ तो इसमें आपके हमारे गुण संधि में 4 नियम होंगे। जिसमें पहला नियम उसका उदाहरण देखिए आप। पहले पद में क्या कह रहा है? पहले नियम में कह रहा है अ या आ के पश्चात ई या ई आने पर ए आदेश होता है। तो सबसे पहले नियम हमने एक शब्द दिया है, शब्द सुरेश। तो सुरेश शब्द का जब हमने संधि विच्छेद देखते हैं हम तो क्या लिखा हमने? सु धन इस। तो र का अंत हो रहा है आपके किससे? अ से। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के कभी पूरा नहीं होता है। तो र का अंत हो रहा है अ से और उसके पश्चात ई का आया आपके इस का आया ई। तो सुर धन इस, तो अ और ई मिलकर के हमको क्या आदेश करना है? ए। तो हमने क्या किया? अ और ए को मिलाया और ए आदेश दिया और ए जो है वो वापस आपके जाकर के जो हलंत वर्ण रह गया है व्यंजन र उसके अंदर मिल गया है और इससे हमारा पद बना है सुरेश। आगे इसके और उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण देखें इसका महा धन इस। तो महा का आ और इस का ई, आ और ई मिलकर के बना ए जो है वापस हमें मिला तो पद बना महेश। तीसरा पद है इसका गण, गण में न का अ और इस का ई। तो अ और ई मिलकर के क्या बना? ए और इस तरह से पूरा पद बन गया आपके गणेश। फिर देखें चौथा पद तो यह है सुर, सुर का र का अ, धन इंद्र का ई। तो अ और ई मिलकर के बना ए जो फिर से आपके मिल गया र के अंदर तो पद बन गया आपके पूरा सुरेंद्र। और अंतिम पद देखा हमने तो पहला पद है यथा, यथा में थ का आ और इच्छया का ई। आ और ई मिलकर के फिर से ए बना जो थ में मिला तो पूरा पद आपके इससे बन गया यथेच्छया। तो ये आपका पहला नियम है कि अ या आ के पश्चात ई या ई आने पर उसको ए आदेश हो जाता है। फिर चर्चा कर लेते हैं हम इसके दूसरे नियमों से संबंधित उदाहरण की। दूसरा नियम इसका क्या कह रहे हैं कि अ या आ के पश्चात उ या उ आने पर ओ आदेश हो जाता है। तो देखें पर में र का अ और दूसरा जो शब्द शुरू हो रहा है आपके उपकार में, उपकार का उ, अ और उ को मिलाया तो अ और उ, अ के पश्चात उ आ रहा है तो दोनों के स्थान पे आपको ओ आदेश करना है। तो अ और उ मिला उसको क्या आदेश दिया हमने? ओ जो है वो फिर से आपके जाकर के मिल गया र के अंदर तो पर धन उपकार से आपका पूरा पद क्या बन गया है? परोपकार। और उदाहरण देखें इसके दूसरा उदाहरण लिखा मैंने महा, महा में ह का अ और उत्सव का उ। आ के पश्चात वो है उसको भी आपको क्या आदेश करना है? ओ और इस तरह से पूरा पद बन गया आपके महोत्सव, ठीक है। फिर देखिए आप सूर्य धन उदय। तो य का अ और उदय का उ, अ और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ। तो पूरा पद क्या बन गया आपके? सूर्योदय। फिर तीसरे चौथे उदाहरण की हम बात करें तो हमने पहला पद लिखा है पुरुष, पुरुष में स का अ धन उत्तम का उ। तो अ और उ मिलकर के फिर से क्या बना आपका? ओ और इस तरह से हमारा पूरा पद बन गया
क्या पुरुषोत्तम। आगे उदाहरण देखें तव, तव में व का धन उत्तमा का उ, अ और उ मिलकर के फिर से क्या बना है ओ, और आपके आदेश से होकर के फिर पूरा पद बन गया आपके तवोत्तम। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं तीसरे उदाहरण की, तीसरे नियम की। सॉरी, अ या आ के पश्चात री या री आने पर आदेश हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर वाले जो 3 नियम हैं वो एज इट इज हिंदी और संस्कृत दोनों में हूबहू एक जैसे होते हैं। तो तीसरे में देखा आपने उदाहरण देखा हमने महा धन ऋषि, तो ह का आ और ऋषि का री, तो आ और री मिला करके हमने क्या आदेश किया अर जो है अर का आ तो वापस मिल करके ह में मिल गया, तो ह पूरा वर्ण बन गया और र कैसा रह गया आधा, तो महाधन ऋषि से पूरा पद क्या बन गया है महर्षि। उसी तरह देखें देव व का ऋषि का री और री मिलकर के क्या बना अर में अर का व के अंदर मिला है और र आधा रह गया, तो पूरा पद क्या बन गया है देवर्षि। उसी तरह देखें इसका तीसरा उदाहरण ग्रीष्म में म का अ और ऋतु का री, अ और री मिलकर के बना है अर में अर का अ जो वापस आकर के म के अंदर मिल गया, तो म तो पूरा हो गया है आधा रह गया और पूरा पद बन गया ग्रीष्म ऋतु। फिर आगे देखें शीत, शीत में त का ऋतु का री, अ और री मिलकर के क्या बना है अर में फिर वापस त आकर के ता में मिला तो ता पूरा हो गया और आधा ऊपर चला गया, तो पद बन गया है शीतऋतु। और अंतिम पद देखिए इसमें सप्त, सप्त में त का और ऋषि का री, अ और री मिलकर के अर आदेश हुआ और पूरा पद बन गया आपके इस तरह से सप्तर्षि। ठीक है, तो ये 3 नियम आपके हूबहू जैसे संस्कृत में है एज इट इज इनको हिंदी में ले लिया गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही आपकी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य संधियां जो गुण संधि के अंतर्गत ऊपर वाले हमने पढ़ी है वो एज इट इज आपकी हिंदी में भी काम आ जाएगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। फिर चौथा अंतिम नियम तो केवल संस्कृत में होता है, क्योंकि संस्कृत में ये लीवन स्वरवन होता है जो कि आपके इसका हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। एक बड़ी ली की मात्रा आपके हिंदी में नहीं होती है और एक ली ये आपके हिंदी वर्णमाला में नहीं होते हैं। तो चौथा नियम केवल संस्कृत वालों के लिए है, वो क्या कह रहा है अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात ली आने पर उनको क्या आदेश कर देना है अल आदेश कर देना है। तो चौथा नियम है अ या आ के पश्चात ली आने पर उसको अल आदेश हो जाता है। तो देखिए चौथा अंतिम नियम है व में अ और लिकार का ली, अ के पश्चात दिया है उसको क्या आदेश किया अल का आ जो वापस व के अंदर मिल गया है और रह गया आधा, तो इस तरह से आपका पूरा पद बन गया है कवल का। ठीक है, इसी का एक और उदाहरण देखें मम में म का अंत हो रहा है अ से और दूसरे पद में लिखा लिखा। ठीक है, तो आप देखें म का अ और लिकार का ली, अ और ली के पश्चात दिया तो उनको आदेश किया अल का अ जो फिर से आकर के म के अंदर मिल गया और र कैसा रह गया आधा, तो इस तरह से पूरा पद बन गया आपके ममल का। तो इस तरह से मित्रों गुण संधि जो है वो सीखने में आसान इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी पहले पदों का अंत है वो सारे आपके स्वर अ और आ से हो रहे हैं, उसके पश्चात दूसरे स्वरों की जो शुरुआत है वो आपके ई उ री री और ली से हो रहा है। तो बिल्कुल आसान है, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट इसकी जो स्वर संधि के आगे का भेद है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे इसके लिए प्रोत्साहन आगे से आगे मिलता रहे, इसके लिए आप कृपया करके इसको लगातार शेयर कीजिए। धन्यवाद।